जय हिंद साथियों। आज हम बात करते हैं यूपीएससी सीएसई मेंस एग्ज़ाम 2021 का जो जीएस का तीसरा पेपर है, थर्ड पेपर की बात करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, भारत की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के वर्ष 2015 के पूर्व तथा वर्ष 2015 के पश्चात परिकलन विधि में अंतर की व्याख्या कीजिए। मतलब बता रहा है कि जो 2015 से पहले जीडीपी कैसे निकालते थे भारत में और 2015 के बाद कैसे निकालते हैं, इसमें विधि में क्या अंतर आया उसको बताना है। और ये तुम्हारा इकोनॉमिक का सवाल है, उसको अंतर को बताना है। अगला सवाल है, पूंजी बजट तथा राजस्व बजट के मध्य अंतर क्या है। व्हाट मतलब डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटल बजट एंड रेवेन्यू बजट। कैपिटल बजट क्या होता है और रेवेन्यू बजट क्या होता है, उसमें डिफरेंस बताना है। और फिर इन दोनों बजटों के संगठकों को समझाइए। संगठक मतलब कि कंपोनेंट, मतलब किस किस बेस पर बनाए जाते हैं, क्या इसके फैक्टर हैं। अगला सवाल है, देश के कुछ भागों में भूमि सुधारों ने सीमांत और लघु किसानों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए किस प्रकार सहायता की है। कह रहा है कि देश के कुछ भागों में क्या हुआ, भूमि सुधार किए गए। और उसमें जो सीमांत किसान थे या लघु किसान थे, उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति को सुधार हुआ है। तो किस प्रकार सुधार हुआ, उन सुधारों को समझाना है कि उन सुधारों से जो किसान हैं, लघु किसान या सीमांत किसान, उनको कैसे फ़ायदा हुआ। तो ज़्यादा नहीं, इसमें 150 शब्दों का आंसर लिखना था 10 नंबर का। तो ये कृषि से संबंधित क्वेश्चन है हमारा। अगला सवाल है, भारत के जल संकट के समाधान में सूक्ष्म सिंचाई कैसे और किस सीमा तक सहायक होगी। कि भारत में जो जल का संकट आ रहा है, तो इसमें माइक्रो इरिगेशन किस तरह हेल्प कर सकती है। जैसे पहले तो हम बता दें माइक्रो इरिगेशन होता क्या है, सूक्ष्म सिंचाई क्या होती है। जैसे इसमें जो हमारे ट्रेडिशनल मेथड चले आ रहे थे, जैसे और बहुत सारे नए मेथड आए हैं, ड्रिप इरिगेशन वगैरह वगैरह, इनको समझा सकते हैं। और ये जो सूक्ष्म सिंचाई है वो किस तरह हेल्प करेगी, इसको किस सीमा तक हेल्प कर सकती है, उसके फ़ायदे बताने। सीधी सी बात है कि भारत में जो जल संकट हो रहा है उसको दूर करने के लिए जो माइक्रो इरिगेशन है उसके क्या फ़ायदे हैं, सीधा सीधा उसके फ़ायदे लिखने थे। अगला है S-400 हवाई रक्षा प्रणाली विश्व में इस समय उपलब्ध अन्य किसी प्रणाली की तुलना में किस प्रकार से तकनीकी रूप से श्रेष्ठ है। तो ये करंट का सवाल है। ये जो रूस ने हमें S-400 एक हवाई रक्षा प्रणाली दी है, रूस ने भारत को दी है। तो इस बात पे अमेरिका को दुख हुआ, अमेरिका को चिढ़ मची कि इंडिया ने रूस से क्यों ले ली। अमेरिका क्या थी, वो अमेरिका क्या था, अपनी एक प्रणाली थी, उसको बेचना चाह रहा था, जबकि भारत ने क्या किया, रूस से ले ली। तो ये चर्चा में रहा था बहुत ज़्यादा, न्यूज़ में 4-5 महीने ये न्यूज़ में रहा था। तो इसलिए ये सवाल आया। तो यहाँ पे S-400 जो रक्षा प्रणाली उसको समझाना है। और ये श्रेष्ठ कैसे है, इसके मतलब सीधी सी बात है, उसके फीचर बताने हैं, उसके लक्षण बताने कि वो क्या है, कैसे है, किस तरह काम करती है। तो ये रूस ने बेची थी और भारत ने खरीदी थी, तो अमेरिका को इस पर चिढ़ मची थी इसी बात पर। ये न्यूज़ में रहा था काफ़ी 4-5 महीने। अगला सवाल है, नवंबर 2021 में ग्लासगो में विश्व के नेताओं के शिखर सम्मेलन में 2021 में क्या हुआ, ग्लासगो में विश्व के नेताओं के शिखर सम्मेलन में COP का मतलब होता है कोप बोलते हैं, जो COP 26 जो हुआ था, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में आरंभ की गई हरित ग्रिड पहल का प्रयोजन स्पष्ट कीजिए। सीधा सीधा सवाल है कि जो COP 26 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हुआ था, उसमें जो हरित ग्रिड की पहल की गई थी, हरित ग्रिड, उसको समझाना था, उसकी क्या विशेषताएं थी। डायरेक्ट सवाल है बिल्कुल। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में यह विचार पहली बार कब दिया गया। तो ये भारत और फ्रांस ने शुरू किया था। ये 2015 में शुरू हुआ था, 2015-16 में। और भारत ने अब इसमें क्या किया गया कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है, इसमें जो लोग मतलब जो देश जो इक्वेटर के आसपास नहीं आते, उनको भी बोला है कि संयुक्त राष्ट्र के जितने भी देश हैं सभी शामिल हो सकते हैं। तो उनके बारे में बताना था कि ये क्या चीज़ है, कैसे है। ये भी करंट का सवाल है। अगला सवाल है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा हाल ही में जारी किए गए संशोधित वैश्विक वायु गुणवत्ता दिशा निर्देशों AQG गाइडलाइंस, मतलब कि एयर क्वालिटी
एयर क्वालिटी गाइडलाइंस जो होती हैं कि मुख्य बिंदुओं को वर्णन कीजिए। हुआ क्या था कि अभी जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है उसने 2-3 महीने पहले कुछ AQG निर्देश जो थे वो डिफाइन किए थे, बताए थे कि क्या क्या होना चाहिए, तो उन्हीं को लिखना था सीधा सीधा। विगत 2005 के अद्यतन से ये किस प्रकार भिन्न है। अब वो कह रहा है कि वो जो 2005 में जो दिए थे और जो अब दिए हैं उनमें अंतर क्या है। इन संशोधित मानकों को प्राप्त करने के लिए और अभी जो संशोधित मानक आए हैं, जो अमेंडमेंट किया गया उन मानकों में, उसमें प्राप्त करने के लिए भारत के राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम में किन परिवर्तनों की आवश्यकता है और भारत को क्या करना चाहिए, मतलब इसको लागू करने के लिए भारत को क्या करना चाहिए, अपने विचार देने थे भारत क्या कर सकता है। तो हम आराम से लिख सकते हैं, बड़ा इजी क्वेश्चन है, लेकिन है ये करंट से जोड़ के देखें इसको। भूकंप, अगला सवाल, भूकंप संबंधित संकटों के लिए भारत की भेद्यता की विवेचना कीजिए। पिछले 3 दशकों में भारत के विभिन्न भागों में भूकंप द्वारा उत्पन्न बड़ी आपदाओं के उदाहरण प्रमुख विशेषताओं के साथ दीजिए। कह रहा है कि डिस्कस अबाउट द वल्नरेबिलिटी ऑफ इंडिया, मतलब कि भारत में अर्थक्वेक कितना आता है, किस जोन में आता है, भारत भूकंप की किस जोन में आता है, क्या ज़्यादा आते हैं कम आते हैं। और वैसे भारत में जो अर्थक्वेक हैं उसको 4 से 5 जोन में बांटा गया। 4 जोन में, पहले 5 में था, अब 4 जोन में बांटा गया, जिसमें कि जो सबसे ज़्यादा जो भूकंप आते हैं वो गुजरात में आते हैं, भुज में आया था, जम्मू कश्मीर में आते हैं और दक्षिणी दिल्ली में आते हैं। ये कुछ क्षेत्र हैं। तो इसमें बता रहा है कि पिछले 3 दशकों मतलब लगभग 30 साल से किस तरह का बदलाव आया भारत में भूकंप के बारे में, प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताना था। भूकंप द्वारा उत्पन्न बड़ी आपदाएं जो आ रही हैं उनकी क्या विशेषता है, मतलब क्या प्रभाव पड़ रहा है भारत में उसका। अगला सवाल है, चर्चा कीजिए कि किस प्रकार उभरती प्रौद्योगिकियों और वैश्विक मनी लॉन्ड्रिंग में योगदान करते हैं। करेक्ट, चर्चा कीजिए किस प्रकार जो उभरती टेक्नोलॉजी है वो वैश्विक मनी लॉन्ड्रिंग में योगदान कर रही है। टेक्नोलॉजी के बारे में बताना था जो मनी लॉन्ड्रिंग में हेल्प कर रही है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर मनी लॉन्ड्रिंग की समस्या से निपटने के लिए की जाने वाले उपायों को विस्तार से बताइए। अब मनी लॉन्ड्रिंग को कैसे रोका जाए, उससे जो समस्या हो रही है उसको कैसे रोका जाए, इसके बारे में बताना, अपने विचार, अपना जो भी बता सकते हैं। अगला सवाल है, भारत की आंतरिक सुरक्षा के ध्यान में रखते हुए इंटरनल सिक्योरिटी, हमारी जो इंटरनल सिक्योरिटी है को ध्यान में रखते हुए सीमा पार से होने वाले साइबर हमलों के प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। साइबर हमले जो हो रहे हैं, सीमा पार से जो साइबर हमले हो रहे हैं, साथ ही इन परिष्कृत हमलों के विरुद्ध रक्षात्मक उपायों की चर्चा कीजिए। अब ये जो हमले हो रहे हैं उसके क्या रक्षात्मक उपाय हो सकते हैं, आपके हिसाब से क्या उपाय हो सकते हैं वो लिखना है। अगला सवाल है, क्या आप सहमत हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने हाल ही में V आकार के पुनरुत्थान का अनुभव किया है। कार्ड सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। हाँ, बिल्कुल सहमत हैं। जब कोरोना स्टार्ट हुआ था तो उस समय अप्रैल 2020 से लेके जून 2020 तक और जुलाई 2020 से लेके सितंबर 2020 तक ये जो 2 लगातार वो चली थी, क्वार्टर कह सकते हैं जिनको, जो 2 लगातार क्वार्टर थे, उनमें क्या हुआ था कि पहली बार का कोरोना खत्म होने के बाद जो भारत की जो आर्थिक सुधार हुआ था अर्थव्यवस्था में वो V शेप का था, मतलब पहले डाउन हुआ और फिर एकदम बढ़ गया। ये इसी को बोला गया था तकनीकी मंदी, एक टेक्निकल रिसेशन नाम दिया गया था इसको। तो हम इस बात से बहुत पूरी तरह सहमत हैं। यही एग्जाम्पल देना था, उसको समझाना था। 150 शब्दों में लिखना, 15 से 20 लाइन लिखनी है, 20 लाइन लगभग, तो बड़े आराम से लिख सकते थे। अगर करंट अफेयर की कोई भी बुक पढ़ते होंगे उसमें पता होगा, आराम से मिल जाएगा, थोड़ी भी देखी होगी तो उस समय। ये जुलाई 2020 का मैटर है, अप्रैल से लेके और जुलाई अगस्त सितंबर तक का मैटर है। जिसको 2 तिहाई बोलते हैं, मतलब कि तिमाही, 2 तिमाही, 2 क्वार्टर 3-3 साल के होते हैं, तो वो 3-3 महीने के जो होते हैं, 3-3 महीने के। अप्रैल से लेके जून तक का था, अप्रैल मई जून और फिर जुलाई अगस्त सितंबर। ये 2020 की बात हो रही है, उस समय का है। अगला सवाल है, तीव्रतर एवं समावेशी आर्थिक समृद्धि के लिए
आधारित अवसंरचना में निवेश आवश्यक है। भारतीय अनुभव के परिप्रेक्ष्य में विवेचना कीजिए। हाँ, तो कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट इन द इंफ्रास्ट्रक्चर इज एसेंशियल फॉर मोर रैपिड एंड इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ। हाँ, हम इस बात से सहमत हैं, जरूरी है, बहुत ज़रूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है और हमारे जो मोदी जी कर रहे हैं वो वही काम कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि विदेशी कंपनियां यहाँ आ रही हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाया जा रहा है। पैसा लगेगा तब विकास होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तब बच्चों का, सभी का, नागरिकों का विकास होगा। ये बहुत ज़रूरी है, हम इसको 2-4 फैक्ट के अनुसार समझा सकते हैं। और एग्जाम्पल, मेन चीज़ होती है एग्जाम्पल, इन सवालों में एग्जाम्पल देना बहुत ज़रूरी है। अगला है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की मुख्य विशेषता बताओ। तो ये फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 वाला था, उसकी विशेषता बतानी थी। तो ये तो है तो करंट का सवाल, लेकिन ये थोड़ा सा पुराना है, 2013 का है। क्यों ये मैं मानता हूँ कि इसलिए भी दिया है कि अभी कोरोना में क्या हुआ था कि बहुत से लोग भूखे मरने लगे थे, तो आर्थिक मंदी आ गई थी बहुत ज़्यादा, तो उस समय खाना बांटा गया, अनाज बांटा गया, बहुत सारी अन्य योजना चलाई गई, तो उससे रिलेट कर दिया कि फूड सिक्योरिटी कहाँ तक मिल पाई या नहीं मिल पाई। इस पर फिर पहली बात तो 2013 का जो एक्ट था उसके विचार उसको बताना था, बिल्कुल सीधा का सीधा लिखना था, क्लियर। और फिर कह रहा है खाद्य सुरक्षा विधेयक ने भारत में भूख तथा कुपोषण को दूर करने में किस प्रकार सहायता की है। फिर उसके फायदे बताने थे कि लोगों को क्या फायदे हैं, क्या ये कानून है तभी ऐसा हो रहा है या कानून नहीं होता तो शायद नहीं होता। तो ये समझा के लिखना था पूरा 250 शब्दों में। अगला सवाल है फसल विविधता के समक्ष मौजूद चुनौतियाँ क्या हैं। मतलब कि हमारे यहाँ जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन है उसमें मौजूद क्या क्या चुनौतियाँ हैं। हम बहुत सारी फसल क्यों नहीं उगा सकते, क्या दिक्कत है हमें, क्या चुनौतियाँ हैं। चुनौती जैसे मौसम की भी हो सकती है, पानी की भी हो सकती है, कहीं टेम्परेचर ज़्यादा की हो सकती है, क्या चुनौतियाँ हैं, कहीं ओले पड़ रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है इस तरह का। तो ये चुनौतियाँ जो हैं सब मतलब सभी एस्पेक्ट बताने थे, यही नहीं कि केवल मौसम वाला, फिजिकल तो होगा ही, नेचर का तो होगा ही, बाकी सरकार का भी बताना था, सामाजिक आर्थिक सभी प्रभाव बताने थे। उभरती प्रौद्योगिकियाँ हैं मतलब टेक्नोलॉजी फसल विविधता के लिए किस प्रकार अवसर प्रदान करती हैं, और जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है वो किस तरह फसल विविधता अपनाने में कामयाब हो रही है, इनको समझाना था, नई टेक्नोलॉजी के बारे में। अगला सवाल है अनुप्रयुक्त जैव प्रौद्योगिकियों में शोध तथा विकास संबंधी उपलब्धियाँ क्या हैं। ये उपलब्धियाँ समाज के निर्धन वर्गों के उत्थान में किस प्रकार सहायता करती हैं। सीधी सी बात है कि वो कह रहा है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो अचीवमेंट हुए हैं वो इन एप्लाइड इन बायोटेक्नोलॉजी, तो मतलब कि जैव प्रौद्योगिकी में जो शोध हुए हैं वो लोगों को किस तरह, गरीब लोगों को किस तरह फ़ायदा दे रहे हैं, उनका प्रभाव लिखना था, गरीब लोगों पर क्या फ़ायदा हुआ, गरीब लोगों को क्या फ़ायदा हुआ। अगला सवाल है वर्ष 2014 में भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से आकासाकी अमानो तथा नाकामोरा को 1990 के दशक में नीली एलईडी के आविष्कार के लिए प्रदान किया गया था। ठीक है, इस आविष्कार ने मानव जाति के दैनंदिनी जीवन को किस प्रकार प्रभावित किया। तो वो जो नीली एलईडी है ना, उसका प्रभाव बताना था, मतलब उसका क्या फ़ायदा हुआ हमारे समाज में, हमारे वर्ल्ड में, क्या उस नीली एलईडी का क्या फ़ायदा हुआ, उस आविष्कार का दैनंदिनी में क्या फ़ायदा हुआ। अगला सवाल है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क UNFCCC के COP के 26वें सत्र के प्रमुख परिणामों को वर्णन कीजिए। सीधी सी बात है कि जो COP हुआ था, COP26 जो हुआ था उसमें क्या क्या परिणाम निकले उनको लिखना था। ये करंट का सवाल है, क्लियर। हम ये जो तीसरा जो GS का जो तीसरा पेपर है पूरा ज़्यादा से ज़्यादा अधिकांशतः 60 से 70% करंट पे बेस्ड है। अगला सवाल है भूस्खलन के विभिन्न कारणों और प्रभावों का, बहुत इजी सवाल, करंट से भी जोड़ सकते हैं और ये ज्योग्राफी का भी सवाल है कि जो हिमाचल प्रदेश में और उत्तराखंड में जो बहुत सारे लैंडस्लाइड हुए थे, ठीक है, उनको समझा सकते हैं भूस्खलन क्यों होता है, कारण क्या है उसके, और राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम प्रबंधन रणनीति के महत्वपूर्ण घटकों। अब हम भूस्खलन को रोकने के लिए जो राष्ट्रीय जोखिम प्रबंधन समिति बनाई गई है, रणनीति बनाई, उसके घटक बताओ क्या क्या हो सकते हैं, सरकार को क्या करना चाहिए। अगला सवाल है भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए बाह्य राज्य और गैर राज्य कारकों द्वारा प्रस्तुत बहुआयामी चुनौतियों को विश्लेषण कीजिए। क्या क्या चुनौतियां हैं आंतरिक सुरक्षा के लिए, क्या क्या चुनौतियां हैं उनको समझाओ।
बाहर से भी या अंदर से भी। इन संकटों का मुकाबला करने के लिए आवश्यक उपायों की भी चर्चा कीजिए। और अब ये संकट आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि भाई आप आईएएस बनने जा रहे हो, अब आईएएस अधिकारी बनने जा रहे हो, तो आपको ये कुछ पता होना चाहिए कि ये जो संकट आ रहा है इसका क्या मुकाबला करें, हम कैसे करेंगे। क्योंकि भाई आईएएस अधिकारियों को क्या है, जिले की कमान दी जाती है और उनको सभी जगह एक एक जिले में लगाया जाएगा। तो कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि ये संकट आ रहा है, हम इसके लिए क्या करें, कैसे जूझेंगे, इससे हम कैसे पार पाएंगे। अगला सवाल है, आतंकवाद की जटिलता और तीव्रता, इसके कारणों, संबंधों तथा अप्रिय गठजोड़ का विश्लेषण कीजिए। कह रहा है कि आतंकवाद की जो जटिलता है, आतंकवाद इतना जटिल हो गया है और तीव्र होता जा रहा है, इसके कारण क्या है, क्यों है ऐसा, क्या संबंध है, अप्रिय गठजोड़ जो बनता जा रहा है उसको समझाओ। और ये सवाल ये भी करंट का हम जोड़ सकते हैं, क्योंकि तालिबान अभी कुछ ही महीनों पहले अमेरिका जो था अफगानिस्तान को छोड़ के चला गया, और तालिबानियों ने क्या किया कि अफगानिस्तान पर आक्रमण कर दिया और पूरी तरह से उसको अपने कब्जे में ले लिया। तो इसीलिए ये आएगा, मतलब कि जो आतंकवाद है वो तीव्र होता जा रहा है। तो इसको बताएं क्यों हो, ऐसा क्या कारण है। आतंकवाद के खतरे के उन्मूलन के लिए उठाए जाने वाले उपायों का भी सुझाव दीजिए, और कुछ अपनी तरफ से बताइए कि आतंकवाद को खत्म करने के हम क्या कर सकते हैं। पहली बात तो इसमें कुछ आतंकवादी जो समूह लिट्टे वगैरह जो हैं उनके नाम बताने हैं, नाम बताओ तो समझा दो क्लियर, 5 से 6 लाइन में हेडिंग डाल के, और फिर बताओ कि ये आतंकवाद कैसे खत्म हो सकता है। अपने उपाय बताओ, कुछ अच्छी अच्छी बातें बताओ जिससे क्या हो, आतंकवाद खत्म हो सकते हैं, मतलब एक कोशिश हो जाए खत्म करने की। तो इसमें पहले जो 10 क्वेश्चन थे वो 10-10 नंबर के थे, जिसमें 150 शब्दों में लिखना था, और जो 11 से लेकर 20 तक जो क्वेश्चन थे वो 250 शब्दों के थे, मतलब 250 शब्दों में लिखना था प्रत्येक आंसर, और ये 15-15 नंबर का था। इस तरह ये पूरा पेपर 250 नंबर का था। इस तरह जीएस के मीन्स यूपीएससी सीएससी की मेंस के जो 2021 के ऐसे का पेपर हो चुका है, और जीएस के चारों पेपर हो चुके हैं। अगला पेपर चौथा जो एथिक्स का है वो यहाँ पर जल्दी अपलोड हो जाएगा। थैंक यू।